गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अध्याय 5 को देखेंगे, जो कि बाल विकास से संबंधित है। यह टॉपिक आपके बीपीएससी मेंस, प्रीलिम्स और जो सीडीपीओ के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। भारत और बिहार की जनसांख्यिकीय स्थिति को देखें तो आपको पता है भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है। किसके बाद? चीन के बाद। यहाँ 2011 की जनगणना की बात करें तो 39% आबादी 0 से 18 वर्ष उम्र की है और इस उम्र समूह वाली 72.8% यानी कि 73% जो आबादी है वह कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। जबकि इसी समूह यानी कि 0 से 18 वर्ष उम्र की बात करें तो बिहार में इसकी आबादी 48% है, देश में 39%। यानी कि बिहार जो है देश से भी युवा राज्य है। देश के कुल बच्चों में जो है उसमें बिहार की हिस्सेदारी लगभग 11% है। राज्य में 4.98 यानी कि लगभग 5 करोड़ बच्चे हैं, जिनका 89.9% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास है। बच्चों की कुल आबादी में लड़कियों का हिस्सा 47%। अगर मैं आपसे महिलाओं के बारे में पूछूं तो महिलाओं का जो हिस्सा है वो कितनी है? 48%। इसलिए ज़्यादा आप कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि ये जो उम्र है वो 0 से 18 वर्ष की है, जबकि महिलाओं में अन्य उम्र की महिलाएं भी शामिल की जाती है। इसलिए इनकी आबादी 48% और ये 47%। यहाँ आप देख सकते हैं सभी उम्र समूह के अनुसार दिया गया है बिहार और भारत की जनसंख्या के विवरण। जैसे देखिए 0 से 6 वर्ष के पूरे व्यक्ति की बात की जाए तो बिहार में कितनी है? 1.91 करोड़ और देश में 16.45। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं पूरा भारत का जो है 121 करोड़ आबादी है और बिहार की कितनी है? 10.40। आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। फिलहाल मैं जो भी इम्पोर्टेंट हो वो बता देता हूँ। जैसे आप देखिए 0 से 18 वर्ष समूह वाली, यहाँ देखिए देश में 47.21 करोड़ है और राज्य में 4.98। यहाँ आप देखिए बिहार में जो कुल लड़कियों की आबादी कितनी है? 4.98। ये दोनों में परसेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि अगर आंकड़े पूरे देखेंगे तो 4.98 पॉइंट ऐसे कुछ होगा करोड़ रुपए, करोड़ संख्या में। और यहाँ पे इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख सकते हैं और शहरी क्षेत्रों में भी। यहाँ आप देख सकते हैं 0 से 6 वर्ष, 0 से 14 वर्ष, 0 से 18 और सभी उम्र के ग्राफ को ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये शहरी क्षेत्रों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक आप देख सकते हैं सभी उम्र की आबादी वाले जो समूह वाले उम्र के लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक हैं। बाल लिंगानुपात, इसमें हम 0 से 18 वर्ष के उम्र वाले समूह को शामिल कर रहे हैं। इसमें देखिए लिंगानुपात पहले किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी 1000 पुरुष है तो उस पर कितने महिलाएं हैं उसी को हम बोलते हैं लिंगानुपात। तो यहाँ बाल लिंगानुपात 0 से 18 वर्ष उम्र की बात करें तो भारत के 8 शक्ति प्राप्त कार्य समूह है। ये जो है इसे बोलते हैं एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। देखिए पहले आपको पता हो बीमारू राज कहा जाता था, बीमारू है ना। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को इसमें शामिल किया जाता था। तो इस प्रकार का शब्द बोलना किसी राज्य के लिए एक निंदा होती थी, आलोचना होता था कि इन राज्यों को बीमारी को कहा जाता है। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा इन बीमारू राज्यों को अब बीमारू राज्य ना कहकर क्या कहा जाता है? एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट। इसमें 8 स्टेट हैं। उन 8 स्टेट जो हैं उनके बारे में यहाँ पर लिंगानुपात का आंकड़ा दिया गया इस आर्थिक सर्वेक्षण में। इसमें कहा गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात, इन 8 राज्यों की बात कर रहा हूँ, सर्वाधिक लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का है। वहीं सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान का है। और इसमें बिहार का जो लिंगानुपात है 897 है, जो कि इन 8 राज्यों के बीच 5वें स्थान पर आता है। ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात दोनों में जो छत्तीसगढ़ टॉप पर है। बिहार का ग्रामीण लिंगानुपात करें तो इस मामले में वह 6ठे स्थान पर है और शहरी बाल लिंगानुपात के मामले में वह 4थे स्थान पर है। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार का जो लिंगानुपात है ये जो है कुल 8 राज्य हैं जो कि
आपको एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप कहलाते हैं। कौन कौन है ये देखिए, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आप इस तरह से मैप से पढ़ सकते हैं। देखिए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, ये रहे आपके कौन, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप EAG राज्य। तो इसमें अब देखिए बिहार का जो समग्र लिंगानुपात कितना है 897, वही ग्रामीण की बात करें 898 और शहरी 893। जबकि आप छत्तीसगढ़ देखें 969 सर्वाधिक है। और पूरे भारत का लिंगानुपात 0 से 18 वर्ष समूह में कितना है, यहाँ देखिए 908, 912 और 897, ये शहरी क्षेत्रों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के आगे मैं और भी जो उम्र समूह है उसके बारे में बताऊंगा। पहले आप इसे देखिए, या जो है 0 से 18 वर्ष समूह के हैं। अब हम देखते हैं 0 से 6 वर्ष वाले उम्र के बच्चों के। तो बिहार 0 से 6 वर्ष उम्र समूह में बाल लिंगानुपात 2001 के 942 से घटकर 935 रह गया। यानी कि एक बहुत चिंता का विषय है। जो 0 से 6 वर्ष वाले उम्र समूह हैं उनमें लिंगानुपात यानी कि लड़कियों की संख्या काफ़ी कम हुई है। पहले 942 था, अब घटकर 935 रह गया है। वहीं 2011 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों में बाल लिंगानुपात जो है वो राज्य के औसत से काफ़ी अधिक है। आप देख सकते हैं SC का 962 है और ST का 969 है और राज्य का कितना है 935। इन वर्ष ये जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों हैं इसमें सर्वाधिक संख्या किशनगंज में है 978। यानी कि यहाँ लिंगानुपात जो है इस उम्र समूह में सर्वाधिक कहाँ पे है, किशनगंज में। इसके बाद कटिहार और गया में आप देख सकते हैं। और सबसे कम है वैशाली में और दूसरे स्थान पर सबसे कम कहाँ है आपकी राजधानी पटना में 909 और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है 0 से 18 वर्ष समूह में आप देख सकते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 18 वर्ष वाले बाल लिंगानुपात बिहार के 20 जिलों के औसत से अधिक था। यानी कि जो 20 जिला है, टोटल 38 जिले हैं, इसमें जो है 20 जिलों में 0 से 18 वर्ष के लिंगानुपात की बात करें वो तो मैंने फैक्ट देख लिया। अब जो है इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसे बता रहा हूँ आंकड़ों के अलावा। तो इसमें 38 से 20 जिले जो हैं उनका राष्ट्रीय स्तर यानी कि 935 से अधिक है। तो आपसे पूछा जाए कि राज्य के जो लिंगानुपात है 0 से 18 वर्ष के उम्र समूह में, तो उसमें कितने ऐसे राज्य हैं जिनका लिंगानुपात राज्य के औसत से अधिक है 19, 20, 21, 22। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका उत्तर होगा 20। और इनमें सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, गोपालगंज में 959। इसके अलावा किशनगंज 958, सिवान 946, सबसे कम है मुंगेर में और खगड़िया में। यहाँ पे आप एक एक का देख सकते हैं राज्य में जो जिले आते हैं उनके। वैसे इतना डिटेल आपको जानना जरूरी नहीं है, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया। हो सकता है किसी ज़िले के स्पेशल आपको जानना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पटना, नालंदा आदि जो भी 38 ज़िले हैं सबके मैंने यहाँ पे आंकड़े दे दिए हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे सभी मामलों में बिहार का ये जो भारत का लिंगानुपात है यहाँ बिहार का 918 है। इसके अलावा 0 से 6 वर्ष में 935, 0 से 14 वर्ष में 923, 897 है 0 से 18 वर्ष में, और 7 से 18 वर्ष के बीच में है 874। इस प्रकार से आप देख सकते हैं राज्य और जिले का एक एक आंकड़ा। बाल बजट यानी कि बालकों के लिए अलग से बजट का प्रावधान करना। तो बिहार में बच्चों के लिए जो बाल बजट का निर्माण किया गया वो पहली बार 2013-14 में शुरू किया गया। केंद्र सरकार के साथ 3 राज्य राजस्थान, केरल और बिहार जो है बाल बजट तैयार करते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 में अभ्यास के तौर पर कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी बाल बजट लाने का प्रयास किया गया है। पिछले 6 वर्षों के दौरान अगर बिहार की बात करें तो बाल बजट के आवंटन में लगातार क्या हुई, वृद्धि हुई है। आप यहाँ पर ग्राफ से देख सकते हैं लगातार
वृद्धि हुई है पिछले 6 वर्षों के दौरान, यानी कि जब से शुरू हुआ 2013-14। ये आपके लिए फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। बाल बजट कब से शुरू, क्योंकि आर्थिक समीक्षा जब शुरू हुआ था तो उसके लिए भी प्रश्न पूछा गया था कि आर्थिक समीक्षा कब से शुरू किया गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि बाल बजट कब शुरू किया गया था। तो कब से, आप बताइए। 2013-14 से। यहाँ आप देख सकते हैं विवरणी, कितने करोड़ दिए गए किस वर्ष में। और हम जानते हैं उत्तर जीविका, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जो स्थिति बिहार की है उसके बारे में। उससे पहले आपको 3 जो डेफिनेशन है वो हमेशा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे आप जान लीजिए। पहला है ठिगनापन। ठिगनापन यानी कि स्टंटेड। स्टंटेड क्या होता है, ये देखिए। उम्र के अनुसार ऊंचाई, ये जो है नॉर्मल लाइन है जो कि सबके लिए होती है। तो इसमें देखिए उम्र के अनुसार ये 5 वर्ष हो चुका है, लेकिन उम्र इसकी 3 वर्ष के बच्चे के जैसी है, तो इसको बोलते हैं स्टंटेड, यानी उम्र के अनुसार इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ पाई है। दूसरा है दुबलापन। ऊंचाई के अनुसार वजन। आपने देखा होगा बहुत सारे लंबे लड़के हो जाते हैं, लड़कियां हो जाती है, लेकिन उनकी जो वजन होती है काफ़ी कम होती है, तो उनको कहते हैं वेस्टेड। यहाँ देखिए आप, ये जो हाइट है वो तो पार कर जाते हैं, उससे ऊपर आ जाते हैं, लेकिन उनका जो वजन होता है वह काफ़ी कम होता है। इनको बोलते हैं लो वेट फॉर हाइट। हाइट के अनुसार वजन का ना होना, यानी वेस्टेड। और तीसरा है अंडर वेट। उम्र के अनुसार वजन। यहाँ क्या है, ऊंचाई के अनुसार वजन। ऊंचाई के अनुसार वजन में आपको दुबलापन, और उम्र के अनुसार जो वजन है उसमें कम वजन। तो यहाँ आप देख सकते हैं अंडर वेट है ना। उम्र के अनुसार क्या हुआ, इनका वजन नहीं है। और ऊंचाई के अनुसार, इनकी हाइट के अनुसार वजन कम हो तो उसे क्या कहते हैं, दुबलापन। इसे अब आगे अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो कि 2019-20 में किया गया था, के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में स्टंटिंग में सुधार हुआ है, जो 15-16 के 48.3 से घटकर 2019-20 में कितना रह गया है, 42.9% लगभग, यानी कि 6% की कमी आई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसको मैंने पढ़ाया भी था बिहार जो करंट अफेयर के जो वीडियो आते हैं उसमें, आप उसे डिटेल से देख लीजिएगा। तो इसमें ये जो 5, 4, 3 तीनों का यहाँ पे आंकड़ा दिया गया कब कब किया गया था। तो पहले हम बात करते हैं 2019-20 में। अब देखिए ठिगनापन। ठिगनापन आपको पता है क्या है, दुबलापन भी, और यहाँ पे हल्के यानी कि अंडरवेट। तो 41% है हल्केपन, और दुबलापन कितना 22% लोग हैं, और ठिगनापन क्या है 42। ये आप देखिए ठिगनेपन में कमी आ रही ना, 55 था, 48 और 42। लेकिन इसमें अब देखिए दुबलेपन में पहले 27 से घट करके 20 आई, यानी कि कम हुआ, लेकिन फिर से यह बढ़ गया, यानी कि 22। आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। और इसके अलावा जो अंडरवेट है इसमें सुधार काफ़ी हुआ है। आप देख सकते हैं 2005-06 में 55 यानी कि 56% लोग थे, बच्चे थे। उसके बाद ये 43 पे आया और अब 41 पे आया, यानी कि इसमें काफ़ी बेहतर सुधार हुआ है। और सुधार यानी कि भारत, ये जो बिहार सरकार है उनको इस पर ध्यान देना होगा, तभी हम कुपोषण से लड़ सकते हैं। ये जो तीनों आंकड़े निकाले जाते हैं ये कुपोषण के लिए निकाले जाते हैं। इसके अलावा बिहार में जो जिलों की बात करें तो सर्वाधिक स्टंटिंग कहाँ पे है, सीतामढ़ी, यानी बौनापन जो है सर्वाधिक कहाँ पे है, सीतामढ़ी में है। इसके अलावा शेखपुरा में है, लेकिन सबसे कम अगर देखें तो वो गोपालगंज में है और शिवहर में है। दुबलेपन के मामले में सर्वाधिक खराब प्रदर्शन अरवल का रहा है, इसके बाद जहानाबाद का, और सबसे बेहतर प्रदर्शन है इस मामले में दुबलेपन में कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण का, और दूसरे नंबर पे सीतामढ़ी का। हल्केपन वाले बच्चों यानी कि अंडरवेट वाले बच्चों की बात करें तो सर्वाधिक संख्या अरवल में है और सबसे कम पश्चिमी चंपारण में, यानी कि दुबलेपन के मामले में बेहतर है पश्चिमी चंपारण, और हल्केपन जो अंडरवेट वाले जो बच्चे होते हैं उनके मामले में पश्चिमी चंपारण सबसे बेस्ट स्थान पे है। एक है समेकित बाल विकास सेवा यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसके बारे में जानते हैं। यह योजना बिहार और भारत सरकार दोनों जगह चलाई जा रही है। यह जो है समेकित बाल विकास सेवा केंद्र सरकार के अग्रणी
कार्यक्रमों में से एक है। किसकी? केंद्र सरकार की। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को 0 से 6 वर्ष उम्र समूह के छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सुधारक हस्तक्षेप के रूप में की गई थी। इसका लक्ष्य बच्चों की देखरेख, उनकी आरंभिक प्रेरणा और पढ़ाई, स्वास्थ्य तथा पोषण एवं दीर्घकालिक सुधार लाना था। यानी कि उनके जो आरंभिक प्रशिक्षण होती है, पढ़ाई होती है और स्वास्थ्य होते हैं, उसको देखना, उनके पोषण को देखना और दीर्घकालिक सुधार लाना किसका काम था? ICDS का। लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर को पता है गांधी जयंती होती है, उसी दिन वर्ष 1975 में इसे लागू किया गया था। इसका जो लक्ष्य होता है, इसे आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप देख रहे हो कि बिहार और अन्य राज्यों में जगह जगह आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं केंद्र वो खोले जाते हैं। समेकित बाल विकास सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों में कौन होते हैं? देखिए, CDPO, बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका शामिल होती है। यानी कि इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये जो 3 अधिकारी होते हैं इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। समेकित बाल विकास सेवा राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चलाई जा रही है। यानी कि यह राज्य के सभी जिलों में अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। समेकित बाल विकास सेवा की जो छत्रछाया में आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत 6 सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि जो ICDS है, ICDS इसमें 6 प्रकार की सेवाएं प्राप्त की जा सकती है बच्चों के लिए आंगनवाड़ी सेवा केंद्रों से। यहाँ देखिए, पहला पूरक पोषाहार, यानी कि उसे पोषाहार देना। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा। आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है उसमें भी जो विद्यालय पूर्व शिक्षा की बात की गई है। तो वो जो विद्यालय पूर्व शिक्षा होते हैं वो कहाँ से इनको मिल पाती है? आंगनवाड़ी केंद्रों से। तीसरा है प्रतिरक्षण, टीकाकरण वगैरह कराया जाता है ना। आप देख रहे होंगे आंगनवाड़ी केंद्रों में टीकाकरण भी किया जाता है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य जांच, रेफरल जांच, यानी कि एक जगह से अन्य जगह भेजना। इसके अलावा माताओं के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्रों में न सिर्फ पोषण दिया जाता है बल्कि उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है। तो ये जो 6 सेवाएं हैं आपको ICDS के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राप्त होती है। इस योजना के मुख्य लाभार्थी 6 माह से 6 वर्ष के उम्र वाले बच्चे तो होते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, यानी कि जो नवजात शिशु की महिलाएं हैं। इसके अलावा 6 माह तक दूध पीने वाले बच्चे और स्कूल नहीं जाने वाला 11 से 14 वर्ष के उम्र वाली किशोरियां आती है। तो आप समझ गए इस उम्र समूह में कौन कौन आते हैं या फिर इस योजना के तहत कौन कौन लाभ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है पूरक पोषाहार कार्यक्रम। इसमें देखिए, महिलाओं और बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए बिहार की समेकित बाल विकास सेवा ने यानी कि ICDS ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि 2013 में लागू हुआ के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। यानी ये जो ICDS है उसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत एक अन्य कार्यक्रम की शुरुआत की। नाम क्या है? पूरक पोषाहार कार्यक्रम। इस योजना के तहत 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को सूखा राशन या समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय द्वारा दिए गए मेनू के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र से प्रतिदिन तैयार करके पौष्टिक गर्म पका खाना देकर के पोषण संबंधी मांगों को पूरा किया जाता है। यानी इन जो आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा होती है कौन कौन से लाभ दिए जा सकते हैं? जो निदेशालय द्वारा मेनू बनाया गया है ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2.50 ग्राम जो होते हैं चावल, दाल देख सकते हैं, सोयाबड़ी आदि। ये जो है इसी प्रकार से गर्भवती महिलाओं के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर घटाने के लिए लक्षित मौजूदा योजनाओं के अलावा जो है केंद्र सरकार ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं में पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए सितंबर 2017 से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की।
कब से? सितंबर 2017 से। और ICDS कब से शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 से। मिशन का लक्ष्य प्रति वर्ष स्टंटिंग में 2% कमी लाना। आपको पता है स्टंटिंग क्या होता है? छोटे बच्चों और किशोरियों की रक्ताल्पता में 3% कमी लाना और जन्म के समय बच्चों के कम वजन में 2% की कमी लाना। आप समझ गए कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत किन किन बच्चों को लक्ष्य करना था। जैसे कि स्टंटिंग वाले को 2% कम करना है, महिलाओं और किशोरियों में खून की कमी जो है उसे 3% तक कम करना है, और अल्पपोषण यानी कि अंडरवेट जो हो जाते हैं जिस कारण से अल्पपोषण, तो उसे 2% कम करना, और जन्म के समय जो बच्चों की कम वजन होती है उसे भी 2% कम करना है। नेक्स्ट है पोषण माह से संबंधित। आपको पता है कि सितंबर माह में इसे मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 2018 में सितंबर में पोषण माह अभियान के रूप में मनाया गया, जो कि 2019 और 20 में भी जारी रहा। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? पहला, बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और रक्ताल्पता को कम करना, यानी कि खून की कमी को करना और कुपोषण को कम करना। इसके अलावा अधिकाधिक स्तनपान और पूरक आहार को बढ़ावा देना, यानी कि स्तनपान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है साफ सफाई, स्वच्छता की आदतों और सफाई को बढ़ावा देना। चौथा, भोजन संबंधी आदतों में सुधार लाना। पांचवा, 6 माह से 6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों और बालिका शिक्षा को नियमित करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखिए, माताओं का अल्पपोषण बिहार में एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है, क्योंकि 1/3 से भी अधिक माताओं का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो औसत होता है 19, उससे भी काफ़ी नीचे है। कितनी? 1/3 यानी कि 33% आबादी जो है महिलाओं की, वह BMI निम्न में आती है। इसके अलावा कम उम्र में विवाह, कम उम्र में बच्चा और बार बार प्रसव से माताओं की पोषण संबंधी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी? याद रखिएगा, बिहार के 2 जिलों में, सहरसा और वैशाली। पूरे देश में इन 2 जिलों में पहले की गई थी। सहरसा और वैशाली में केंद्र द्वारा 100% यानी कि 100% जो है वित्त पोषण द्वारा किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। कब? अक्टूबर 2010 में। इसी योजना को जो नाम है अब बदल कर रख दिया गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यानी कि जो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना था उसी का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि 1 जनवरी 2017 से लागू है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों का हिस्सा होता है, 60 और 40 होता है, यानी कि 7% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का। इस योजना के तहत निबंधित यानी कि वहाँ पर जो रजिस्टर्ड होती महिलाएँ, गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपये मातृत्व लाभ दिया जाता है। पहले देखिए, ये 3 किस्त कौन कौन होते हैं? 1,000, 2,000 और 2,000। ये जो होते हैं ये 3 माह के जब गर्भवती महिलाएं हो जाती तब, इसके बाद अगले 6 माह के बाद, और ये जन्म के बाद 2,000 रुपये दिए जाते हैं। यह नगद प्रोत्साहन राशि कम से कम 19 वर्ष की गर्भवती महिलाओं को उनके पहले 2 बच्चों के लिए दी जाती है, यानी कि कम से कम जो महिला होनी चाहिए गर्भवती वो 19 वर्ष की होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं। इसके अलावा 3 किस्तों के अलावा लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना के तहत भी मातृत्व लाभ दिया जाता है। कितना? 1,000 रुपये, वो भी नगद प्रोत्साहन। और उसमें शर्त यह है कि जो प्रसव हुआ हो वह संस्थागत हुआ हो, यानी कि आपने जो बच्चों का डिलीवरी होता है वो किसी अस्पताल में किया गया हो, ना कि घर पे। इस प्रकार महिलाओं को कितने पैसे मिलते हैं? कुल 6,000, 5,000 मातृत्व वंदना योजना से और 1,000 जननी सुरक्षा योजना से। नेक्स्ट है किशोरी योजना। किशोरियों को जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 11 से 18 वर्ष उम्र समूह की किशोरियों के लिए व्यापक हस्तक्षेप के तौर पर राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना, इसे आप सबला योजना भी कह सकते हैं। तो सबला योजना का आरंभ किया गया कब? नवंबर 2010 में। इस कार्यक्रम का विशेष फोकस बिहार के 12 जिलों में पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों पर था, यानी कि उन 12 जिलों में
जहाँ पे लड़कियाँ ड्रॉप आउट ज़्यादा करती हैं, स्कूल छोड़ देती हैं। इस कार्यक्रम को अप्रैल 2018 से सभी जिलों में लागू कर दिया गया। नई योजना 11 से 14 वर्ष की उम्र वाली स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों के लिए भी है, यानी कि पहले 11 से 18 था, लेकिन अब 11 से 14 वर्ष की उम्र समूह में जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसका वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में किया जाता है। इस योजना के तहत किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्रों से सूखा राशन, पोषक पौष्टिक तत्वों सहित 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और 600 किलो कैलोरी ऊर्जा देने वाला पोषाहार महीने में एक बार, यानी एक बार दे दिया जाता है, जो कि 25 दिनों के लिए उपलब्ध होता है। यानी एक बार उनको बुला करके वो सारे जो उपलब्ध होते हैं इन्हें प्रदान किया जाता है, वो 25 दिनों के लिए होता है। इसमें आप देख सकते हैं शिक्षा और विकास संबंधी स्थिति के बारे में। इसमें हम देखिए जो साक्षरता दर है उम्र के अनुसार, लिंग के अनुसार आदि क्षेत्रों में। तो अब देखिए 2011 और 2001 की तुलना की गई है। देखिए ये 7 से अधिक उम्र वाले जो समूह हैं उसकी साक्षरता दर, हमने अभी स्वास्थ्य बात की, अब आते हैं साक्षरता, क्योंकि बाल विकास में यह भी महत्वपूर्ण होता है। तो अभी देखिए पूरे व्यक्ति की साक्षरता दर कितनी है, 61.8%, जिसमें लड़कों का 71.2 और लड़कियों का 51.5। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख सकते हैं व्यक्तियों की कितनी है, देखिए आप 59, और लड़कों की इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 69 और 49 लड़कियों की, यानी 50 से भी कम है। और वही बात कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, तो सभी उम्र समूह यानी कि 7 और उससे अधिक उम्र समूह वाले बच्चों की या फिर पुरुषों की देखें तो पूरे व्यक्ति के शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, तो 76.9, लड़कों की 82.6 और लड़कियों की 70.5। यहाँ पे राज्य सरकार की कुछ पहल की गई उसके बारे में। पहला है परवरिश। यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत 0 से 6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रति माह 900 रुपये और 6 से 18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के लिए 1000 रुपये का प्रावधान किया गया। अभी जो है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, अनाथ या अपने रिश्तेदारों के साथ रहने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए इसमें कुछ संशोधन भी किया गया। इसके साथ HIV, कुष्ठ, यहाँ पे कुष्ठ होगा, कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित बच्चे या उनके माता पिता को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया। यानी कि पहले अन्य के अलावा इसमें कुष्ठ, HIV, कैंसर से पीड़ित जो बच्चे हैं एवं उसके माता पिता उनको भी परवरिश योजना के तहत शामिल किया गया। नेक्स्ट है विद्या वाहिनी ऐप। आपने कोविड-19 के समय सुना होगा इस ऐप को। इस ऐप में क्या है, इसमें 1 से 12वीं तक के जो पुस्तक होते हैं पाठ्यक्रम उनको इस पर अपलोड किया गया ताकि लॉकडाउन के समय बच्चे मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप, कंप्यूटर आदि से शिक्षा ग्रहण कर सके, क्योंकि स्कूलें बंद थी। इसीलिए उस समय बिहार विद्या वाहिनी ऐप को लॉन्च किया गया था। तो इसका जो मेंशन किया गया आर्थिक समीक्षा में, इसलिए मैंने इसे आपको पढ़ा दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।